हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो आज मैं लेके आया हूं वन शॉट मेटल्स एंड नॉन मेटल का। और ये पूरा का पूरा लेक्चर मतलब हर एक कंसेप्ट को डेप्थ में बताऊंगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना अगर ये चैप्टर को क्लियर करना है। तो अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा मेटल एंड नॉन मेटल में, तो इस बात की फिर से गारंटी देता हूं कि भाई ये चैप्टर पक्का तुम्हारे यहां होगा इस वीडियो के एंड में। बस करना क्या है कि एक कॉपी लो और एक पेन लो, जो जो बताता जा रहा हूं साथ साथ लिखते रहो। इससे क्या होगा, मसल माइंड कोऑर्डिनेशन बनेगा। यहां पर दिमाग, यहां पर हाथ। जैसे मोबाइल में टाइप करते हैं हमें पता होता है ए यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। तो वैसे ही जब हम कोई चीज को लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग और हाथ का जो कॉम्बिनेशन है, जिसे बोलते हैं मसल माइंड कोऑर्डिनेशन, वो बहुत ज्यादा स्थिर रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करेंगे ऑब्वियस मेटल नॉन मेटल के डिफरेंस से, जो कि बेसिक है। अब तुमने देखे होंगे 4 5 6 डिफरेंस, लेकिन मैं यहां पे बताने वाला हूं 9 के 9 डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जो है मेटल एंड नॉन मेटल का वन शॉट। तो भाई अगर हम बात करें मेटल नॉन मेटल की, इसके अलावा अभी तक तुम्हारी बुक के हिसाब से 118 एलिमेंट यानी 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। वैसे तो ज्यादा हो चुके हैं, बट तुम्हारी बुक के हिसाब से 118 एलिमेंट है, जिसमें 90 मेटल्स हैं और 22 नॉन मेटल्स हैं। और बाकी जो बच्चे खुचे रह गए हैं भाई, वो मेटलॉइड्स हैं। मतलब वो ना मेटल में आते हैं ना नॉन मेटल में आते हैं, वो इनके बीच में आते हैं। और इनको हम सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। इनकी स्टडी को, ये एलईडी देख लो या फिर सोलर सेल्स देख लो, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर पे वर्क करते हैं, जो कि मेटलॉइड्स है। अब उसके लिए आपको 10th पास करके 11th 12th में जाना पड़ेगा और वहां पर पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक नेचर से। भाई ये तो मिलता है हमें सॉलिड में, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी कैसा मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। तो ये ध्यान रखना, जो भी चीजें मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिखी है ना, वो पूछी जाती है एमसीक्यूज में। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो ब्रैकेट्स वाला सिस्टम है ना भाई, उसको मतलब घोल के पी जाओ। कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ नोट्स बनाते रहो। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार रिवाइज होगा ये चैप्टर। तो सेकंड है हमारे पास डक्टाइल मेलिएबल होते हैं, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे था। तो मेटल जो होते हैं वो लिक्विड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और इसीलिए ये मेटल की डेंसिटी भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास ये तीनों स्टेट में मिलता है, लेकिन ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। अगर मैं और किसी की बात करूं तो कार्बन सॉलिड स्टेट में मिलता है, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब हमें मिलती है गैस फॉर्म में, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो। सल्फर हमें सॉलिड मिलता है, फास्फोरस सॉलिड मिलता है। तो वैसे बहुत सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल के एग्जांपल्स हैं। फिर आ जाओ यहाँ पे मेलिएबल डक्टाइल होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन शीट्स एंड वायर्स। और बल्कि इनकी यूटेंसिल्स भी बनते हैं, ज्वेलरी भी बनती है। अब उसके अंदर चाहे तुम गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, प्लेटिनम ले लो, या फिर 22 कैरेट का गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर ले लो। तो इनकी बात करें, नॉन डक्टाइल नॉन मेलिएबल होते हैं, ऐसे करो टूट जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सोनरस और लस्ट्रस होते हैं। अगर मेटल्स को हिट करोगे तो टन टन आवाज आएगी, टक टक आवाज आएगी। तो इसका मतलब साफ है कि भाई ये सोनरस होते हैं, लश्यर चमकदार होते हैं। कोई मेटल जब तुम देखोगे, जब तो वो नया नया आता है एकदम, तो वो चमकदार होता है। बाद में फिर उसके ऊपर कोरोजन होती रहती है। क्यों? नेचर का असर है, वो तो होगा। कोई भी चीज है अगर वो आई है नहीं नहीं, तो भाई एक दिन वो नश्वर होगी, मतलब खराब होगी भाई, सिंपल सी बात है। इसकी बात करें, या तो ये लस्ट्रस होते हैं ना तो ये सोनरस होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? दैट आयोडीन एंड ग्रेफाइट, ये दोनों के दोनों, आयोडीन लस्ट्रस होता है और ग्रेफाइट भी लस्ट्रस होता है। इसको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं ना। ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि हार्ड होते हैं। अगर कोई चीज हार्ड होती है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा देना। लेकिन यहां पे भी एक्सेप्शन आती है। क्या एक्सेप्शन आती है? कि जो सीजियम और गैलियम जैसे मेटल्स होते हैं वो इतने ज्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट हो जाते हैं। अगर उसको हम हाथ पे भी रखेंगे, जो कि हमारे टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होता है, तो उस पे भी मेल्ट कर जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है कि सीजियम और गैलियम के मतलब रिस्पेक्ट में कि ऐसे कौन से मेटल्स है दे कैन बी
मेल्ट ऑन योर पाम बेसिकली। तो भाई उसके लिए सीजियम और गैलियम को दिमाग में घुसा लो। यहाँ पे आज लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन अगेन बता रहा हूं भाई, कार्बन कार्बन का जो डायमंड फॉर्म है ना, वो अभी तक नेचर में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है। मतलब नॉन मेटल्स वैसे तो ज्यादा एमपी नहीं होता, इनका लो एमपी होता है, लेकिन इसने भी एक ऐसा रखा हुआ है अपने पास, मतलब तूफान रखा हुआ है, या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग, जो कि डायमंड है, जो इनसे भी ज्यादा हार्ड होता है। तो नॉन मेटल को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। वैसे तो नॉन नॉन लगाना होता है बहुत सारी चीजों में। यहाँ पे आ जाओ बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन आती है। क्या एक्सेप्शन? लेड एंड मर्करी, पीबी एंड एचजी, लेड और मर्करी, ये दोनों दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। गर्म करोगे तो भाई इनका तो हो जाएगा राम राम सत्य, तो भाई इसको नहीं यूज करेंगे। और यही रीजन मैं तुम्हें बता दूं कि जो लेड है वो सोल्डरिंग वायर में यूज होता है। जैसे टांका लगाते हैं ना, वो जो टीवी वाले होते हैं और वो सब, उनके पास एक बड़ी सी स्टिक होती है और वो टांका लगाते हैं। तो जो टांका लगाते हैं, जिससे लगाते हैं, वो जो वायर होती है, सोल्डरिंग वायर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर लेड मिला होता है, क्योंकि उसका मतलब कम टेम्परेचर पे ही वो पिघल जाता है, तो टांका लगाना इजी हो जाता है। हाँ, तो मरकरी पे हो गया। यहाँ जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन यहां पर भी इसने अपना एक सॉलिड जवाब रखा हुआ है मेटल की रिस्पेक्ट में, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो कि भाई मान लो कि हर एक इलेक्ट्रोड में यूज होता है मोस्टली, और इलेक्ट्रोड में तभी यूज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी प्रोड्यूस करता है और हीटिंग जो हीट है उसको अच्छे से रोक के रखता है। फिर आ जाओ यहाँ पे, हाई डेंसिटी होती है। मैंने बता दिया कि जो स्ट्रांग होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो हार्ड होगा समवट उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन आती है, दैट सोडियम एंड पोटेशियम, के पोटेशियम Na सोडियम, इन दोनों की डेंसिटी कम रहती है, एंड दे कैन बी कट विद नाइफ। क्वेश्चन आता है कि ऐसे मेटल्स बताओ जिनको इजिली कट किया जा सकता है नाइफ से। इनको हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और रिएक्शन भी बहुत तगड़ा करते हैं, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। इनकी लो डेंसिटी होती है, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहां पर नॉन मेटल हारा। फिर आ जाओ मेटल ऑक्साइड पे। मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं ना, चाहे वो Na2 हो, चाहे वो MgO हो, चाहे वो CaO हो, चाहे Al2O3 हो, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो मोस्टली बेसिक होते हैं। मैंने बोला मोस्टली, यानी यहां कोई ना कोई एक्सेप्शन आने वाली है। केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन तो आएगी, बिना एक्सेप्शन के तो भाई काम चलता ही नहीं है केमिस्ट्री का। तो मेटल ऑक्साइड बेसिकली बेसिक होते हैं, लेकिन एक ऐसे भी ऑक्साइड्स होते हैं मेटल ऑक्साइड में जो एम्फोटेरिक होते हैं ना। व्हाट इज दिस एम्फोटेरिक ऑक्साइड? आगे भी पढ़ाने वाला हूं, अभी बता देता हूं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक रिएक्ट भी करते हैं और बेसिक रिएक्ट भी करते हैं। मतलब एक पैर इधर एक पैर इधर, इनको यहां बोलोगे यहां घुस जाएंगे, इनको यहां बोलोगे यहां घुस जाएंगे। मतलब इतने जबरदस्त है, एकदम फ्रेंडली है। तो इन तरह के मेटल ऑक्साइड को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, हम यहां पर नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे तुम्हें बताऊं तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एसिडिक ड्रिंक्स होते हैं। या फिर हम ले लें NO2 SO2 एंड दे मेक्स एसिड रेन, या दे मेक्स द रेन एसिडिक। NO2 जब रिएक्ट करेगा तो ये HNO3 एसिड बना देगा, इससे करेंगे तो H2SO4 या फिर H2SO3 बनाएगा। अब ये दोनों के दोनों एसिड जब पानी में मिलेंगे तो भाई ये एसिड रेन बनाने वाले हैं। और एसिड रेन का क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे हार्म करता है। ऑब्वियसली जब रेन के जाएगा, पानी गिरा ऊपर से, इसके बाद वाटर बॉडीज में जाएगा, तो जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका काम तमाम करने वाला है, उनको अफेक्ट करने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। यहां पे डाइल्यूट वर्ड को हाईलाइट करेंगे, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड के साथ यूज नहीं करेंगे हम। सारे के सारे रिएक्शन जितने भी होते हैं सारे के सारे डाइल्यूट एसिड के साथ होते हैं मेटल्स के, ध्यान रखना। जहां कंसंट्रेटेड होगा मैं बताऊंगा, बट मोस्टली अगर नहीं लिखा होगा एसिड में डाइल्यूट, तो भाई डाइल्यूट अपने आप लगा लेना, क्योंकि हम डाइल्यूट ही यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड एंड रिलीज H2 गैस। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। यहां की बात करें भाई, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके, तो यहां पर भी नॉन मेटल हारा है। तो यहां पे आ जाओ बेटा, मेटल ऑक्साइड आर आयनिक इन नेचर। ये बहुत अच्छी बात कही इसने। चाहे तुम ले लो Na2O, चाहे ले लो MgO, इसके अंदर आयंस होते हैं। ये बनता है Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव से, ये बनता है Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव से। मतलब भाई इसके अंदर जो सोडियम है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहां पे लेन देन की बातें चल रही हैं, जहां पे लेन देन की बातें चले वहां पे आयनिक बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे
आयनिक इन नेचर होते हैं। अब बात करेंगे यहां पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के, तो भाई ये कोवलेंट नेचर के होते हैं। अब कोवलेंट क्या है, 4th चैप्टर की वीडियो देखो, उसी में समझ आएगा, क्योंकि कोवलेंट मैं इस वीडियो में नहीं समझा सकता। उस वीडियो के जो कोवलेंट कंपाउंड है उस चैप्टर की वीडियोज है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो बेटर होगा वहां पे समझना। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे, वहां पर पूरे का पूरा एकदम चिट्ठा आएगा तुम्हारे पास कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। वहां पर तुम्हें कोवलेंट कंपाउंड भी बताया जाएगा, वो फॉर्म कैसे करते हैं वो भी बताया जाएगा, प्रॉपर्टीज भी बताई जाएगी, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर, सॉनिफिकेशन, पता नहीं क्या क्या बताने वाला हूं उसमें मैं, और बता चुका हूं, तो वो जाके देख सकते हो। नेक्स्ट, हाँ मैंने बताया था कोवलेंट, तो अगर एग्जांपल देने तो बट यहाँ पे देख लो, चाहे NO2 हो, चाहे CO2 हो, चाहे SO2 है, ये तीनों के तीनों कोवलेंट इन नेचर होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने तो यहाँ पे 3 सिर्फ एग्जांपल्स बताए हैं। तो ये था हमारे पास डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल का। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरह। इनको, ये जो हमने लिखा है, इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। हाँ लास्ट में ये केमिकल आ गई थोड़ी सी, बट डिफरेंस में लिख सकते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टी जो दिखती है, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, ध्यान रखना, दिखती नहीं है, दिखती भी है बहुत केसेस में, लेकिन उसमें कंपाउंड फॉर्म होता है, वो दिखाई नहीं देगा। केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, तो भाई हीट निकलती है, टेम्परेचर बढ़ता है, विस्फोट होता है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, मतलब स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये सारे सारे केमिकल रिएक्शन है। जहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। जहां पर हम सिर्फ देख रहे हैं, ठोक रहे हैं, मतलब कोई भी कंपाउंड चेंज नहीं हो रहा, उस केस में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो चलते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ना पढ़ने वाले हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन, बेसिकली बात हो रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो इतना बड़ा चिट्ठा देख के ना डरो मत, बहुत इजी है, मैं सच बता रहा हूँ, स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा, मतलब 5 मिनट के अंदर सारा सारा हो जाएगा, ये समझ लो बस, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कॉपी पेन साथ लेके बैठो बस, अभी नहीं, अभी सिर्फ सुनो और समझो। वीडियो करो पॉज, कॉपी खोलो, पेन लो, ठक 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 लिखना स्टार्ट कर दो। इतना सा काम करना है तुमने बस। मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो, और हम दोनों का जो मतलब मिक्सचर आएगा ना, वो आएंगे बढ़िया मार्क्स। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वैसे तो सिंपल सा रिएक्शन तुमने दिमाग में याद रखना है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, इतना सा काम याद रखोगे। अब इसी के बेस पे सारे के सारे एग्जांपल लिख दो। क्या, K को किया K2O, Na को किया Na2O, Ca को किया CaO, ऐसे ही कर करके Al2O3, ZNO और PbO, Fe2O3, CuO, और ये जो लास्ट में दिखाई दे रहा है भाई, मरकरी, मरकरी भी रिएक्ट करता है। मरकरी अगर रिएक्ट करवाएंगे तो करेगा, बट उसके लिए कुछ सुटेबल कंडीशन चाहिए होती है, और तुम्हारी बुक में इसका रिएक्शन है भी नहीं, तो मैंने बोल दिया डू नॉट रिएक्ट, बट रिएक्ट करता है, HgO बनाता है, बट वो पूछेंगे नहीं। और जो लास्ट वाले थे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये तो कभी रिएक्ट नहीं करते, और यही रीजन है कि महंगे हैं। और मतलब हम लोग अगर हम देखें तो हम मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम क्यों वियर करते हैं, इसीलिए वियर करते हैं कि ना तो ये पसीने से रिएक्ट करेगा, ना ये एयर से रिएक्ट करेगा, ना ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और ये लंबा चलेगा, ये इसलिए महंगा है। फिर देखते हैं जो मेन चीज पे आते हैं। देखो एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा जो कि इक्वेशन में आ सकता है कि भाई मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो तुम बताओगे मेटल ऑक्साइड, अपने आप से रिएक्शन बता दो, खत्म। जो ये वाला पार्ट है ना, ये आता है जैसे 1 नंबर में आ गया, MCQs में आ गया, या फिर जैसे जैसे कोई क्वेश्चन आया, मान लो उसमें 3 पार्ट है तो उसमें से कोई पूछ लिया, मतलब मैं बता दो कि तुम्हें जो पेपर आने वाला है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे अब कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन से लिख दिया और आंसर लिख दो उनके, नहीं ऐसा कुछ नहीं आएगा। अब आएगा फलाना फलाना ये करता है, फलाना फलाना ये करता है, एक सोनार बैठा है, बताओ वो कौन सा सोल्यूशन यूज करेगा, वो कौन सा मेटल यूज कर रहा है, क्या मिला रहा है आपस में, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी। मतलब एक स्टोरी बना के तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा। बताओ एक बंदा है सोडियम के साथ खेल रहा है तो क्या नुकसानदायक, क्या नुकसान है उसके, तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो घबराना नहीं है, सारी की सारी चीजें बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बन सकता है और कैसे आ सकता है और कैसे प्रेजेंट करना है। तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन करनी है, तो सिंपल यहाँ पर ये सॉल्व कर लोगे, तो मुझे पता है तुम इंटेलिजेंट हो और ये कर सकते हो। सिंपल क्या करना है, मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के मेटल ऑक्साइड बनाना है, खत्म ना। क्वेश्चन आता है सबसे पहला, वैसे मैं तुम्हें बता दूं एक चीज, रुको क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। जैसे जैसे नीचे आऊंगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी स्लो होती जाएगी, यस और नो? यस। तो ऊपर से नीचे आते वक्त रिएक्टिविटी कम होती है, इन डिक्रीजेस। जैसे ये एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहेगी। सोडियम पोटेंशियल इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना भाई ये, कि एयर में रख दो फट जाएंगे,
पानी में डाल दो तो फट जाएंगे, और इसलिए इनको हम ना एयर में रख सकते हैं ना पानी में रख सकते हैं। तो बस ये मान के चलना कि जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसका रिएक्ट वायलेंटली, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं भाई ये। इसकी बात करें लेस वायलेंट होगा, और ये सारे के सारे फिर लेस वायलेंट होगा। सबसे ज्यादा जो वायलेंट होता है ना, विग्रसली रिएक्ट करता है, वो ये दोनों ही करते हैं, पानी और एयर के साथ। तो यहां पर क्या करने वाले, क्वेश्चन आता है कि व्हाई सोडियम पोटेशियम केप्ट इमर्ज्ड इन पैराफिन और केरोसिन ऑयल। तो तुमने साफ बताना है कि भाई इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि एयर से भी रिएक्ट कर जाते हैं और वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो इससे बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट देम, हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन ऑयल में रख देते हैं या फिर पैराफिन लिक्विड में रख देंगे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। कैल्शियम का कोई क्वेश्चन आज तक देखा नहीं है मैंने, और ना आने के चांसेस है। अगर आए तो बता देना, लेस वायलेंट होता है, ये सब चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास MgO। देखो ये जो मैंने कैटेगरी बना रखी है ना, MgAl, Zn, Pb, ये चारों के चारों एलिमेंट ऐसे हैं कि ये ऑक्सीजन से बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं, बहुत स्लोली। मतलब अपने ऊपर एक लेयर बनाते रहेंगे, जमता रहेगा जमता रहेगा जमता रहेगा जमता रहेगा, और फिर उस जब वो लेयर जम जाएगी ना, जब वो लेयर फॉर्म हो जाएगी मेटल के ऊपर, फिर वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब मान लो कि इन्हीं की लेयर इन्हीं को प्रोटेक्ट कर रही है, तो ऐसे लिखना है कि दे रिएक्ट स्लोली एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। तो बस ऐसे करके करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहां पर मैंने ना एक बॉक्स बना रखा है, बॉक्स लगाने के बाद यहाँ पे लिख रखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तुम्हें दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल को ऐसे कर लो, दिख जाएगा। ये क्या है, बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जब मेटल और नॉन मेटल करवा रहा था, तो भाई वहां पे मैंने बताया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड से रिएक्ट भी करते हैं, बेस से रिएक्ट भी करते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें ये पहले ही बता चुका हूं कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर। एम्फोटेरिक, एसिड बेस दोनों होते हैं, दोनों से रिएक्ट करेंगे। अब कैसे रिएक्ट करेंगे, मैंने यहां पे एग्जांपल भी दिया है। बुक में जिंक के एग्जांपल नहीं है, मैंने वो भी लिखे हैं यहां पे, कि इन केस पूछता है तो भाई छोड़ना कुछ नहीं है, मार्क्स लेने हैं फुल मार्क्स। आई वांट 95 प्लस। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, एल्यूमिनियम को लगाया, Al2O3 बना। तुम समझदार बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, यहां तक पहुंच जाओगे। यहां पहुंचने के बाद क्या करना है, मैंने क्या किया, एक बार इसको एज अ बेस लिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, अब पता कैसे लग रहा है बेस लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे एसिड से रिएक्ट किया है। अगर एसिड और बेस के बारे में नहीं पता है तो भाई मैंने उसका भी एक वन शॉट बना रखा है, एसिड बेसिस सॉल्ट का। तो उसका वन शॉट का तुम्हें जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हो। वो भी मैंने इतनी ही शिद्दत से बना रखा है, और एक एक चीज क्लियर करिए। अगेन बोलूंगा बेटा, कॉपी पेन लेके बैठोगे या कॉपी पेंसिल लेके बैठोगे तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि पेंसिल के अंदर होती है ग्रेफाइट, याद रखना। वैसे क्योंकि का कोई रीजन नहीं है। तो भाई यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या एक तरह का बेस है, ये क्या एसिड है। एसिड से वही रिएक्ट करेगा जो बेस होगा, एसिड से एसिड तो रिएक्ट करेगा नहीं। तो भाई यहाँ पे जब एसिड से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास सॉल्ट बना, पानी बना। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस जब मिलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और वहां पे वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी यही किया उसने, बस फर्क ये है कि एसिड है तो यहाँ पे एज अ बेस रिएक्ट करेगा, यहां पर बेस से रिएक्ट किया तो एसिड रिएक्ट करेगा। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। और जो यहां पर होगा कि भाई यहां पे हमने बेस लिया एसिड, यहां पे एज अ बेसिक यूज होगा ये, और यहां पर एज अ एसिडिक यूज होगा, यहां पे बेसिक होगा और यहां पर भी एसिडिक यूज होगा। तो बेसिक यूज होगा भाई, यहां पे HCl से रिएक्ट किया तो ZnCl2 बना दिया, एक तरह सॉल्ट है और साथ में बनाया ढेर सारा पानी। फिर आया यहां पर एसिड रिएक्ट करेगा, मतलब एज अ एसिड रिएक्ट करेगा बेस से, तो अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, यहां पर एक कॉम्प्लिकेटेड सा सॉल्ट बनेगा जो तुम आगे क्लासेस में पढ़ोगे। 10th क्लास में तो बेटा कॉम्प्लिकेटेड के नाम पे तुम्हें यही दो सॉल्ट है बस। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज बताओ तुम्हें, अगर मेटल रिएक्ट करता ना बेस के साथ तो भी यही सॉल्ट बनता, मेटल ऑक्साइड करेगा तो भी यही सॉल्ट बनेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं है, याद रखना। इस तरह के सॉल्यूशन का जो नाम है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, क्योंकि ये जो बीच में लगा है ना, इसे बोलते हैं जिंकेट आयन। तो सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, काम खत्म करो और आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया है यहां पर आयरन के बारे में। देखो आयरन तुम्हें भी पता है बर्न नहीं करता, आयरन को एक हाथ में पकड़ो और इसके बाद जलाओ तो क्या वो जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि वो जलेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका। लेकिन अगर मैं उसको चूर चूर कर दूं, उसका बुरादा बना दूं, इसके बाद अगर मैं आग के ऊपर डालूं, फ्लेम के ऊपर डालूं, तो वो बर्न करेगा। तो बस इतना सा सिंपल सा यहाँ पे केस है, और कितना रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखता है यहाँ पे। अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन अगर तितर बितर हो गए, एक यहाँ गया एक वहां गया एक वहां गया, इसके बाद तो बेटा उनका जलना पक्का है। तो भाई साथ में रहो, यूनिटी ध्यान रखना।
तो भाई यहाँ पे आयरन का ऑक्सीजन रिएक्ट किया, तो तुम्हें पता ही है आयरन बर्न नहीं करता है, लेकिन आयरन फीलिंग्स बर्न व्हेन स्प्रिंकल ऑन द फ्लेम ऑफ बर्नर। इतना सा काम करना है। कॉपर, बेटा कॉपर तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, मैं तुम्हें बताऊं। कॉपर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। आग में झोंक दोगे ना एकदम, तो भी नहीं रिएक्ट करेगा। आग के अंदर फेंक दोगे ना, तो भी रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, काला हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर मेटल को, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आता है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसको बर्न करेंगे और वो ब्लैक कलर का हो जाता है? तो भाई ये भाई साहब है, कॉपर का ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ है, कॉपर ऑक्साइड बना। हाँ, और ये ऑक्साइड जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है। तो सिंपल क्या बताया भाई, कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर की ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी अगर उसे बर्न करने की कोशिश करोगे। बस इतना सा काम है। मरकरी, मरकरी में लिख सकते हो Hg+O2 gives HgO। नो मोर फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर दिस एलिमेंट। एंड द लास्ट इज सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं तुम, क्योंकि नीचे जाते वक्त रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है और यहां तक पहुंचते पहुंचते इतनी डिक्रीज हो जाती है कि भाई ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये था हमारे पास एयर से रिएक्शन। अब देखेंगे हम पानी से रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज कर लेना और साथ में नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। मसल माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत काम करता है, करके देखो एक बार। जैसा बोल रहा हूं ना वैसा करके देखो, तुम देखना कि कितना मजा आएगा, कितनी अच्छी तरह इस नॉलेज को रिटेन कर पाओगे दिमाग में। तो रिटेन करने का एक ही फॉर्मूला होता है बेटा, मसल माइंड कोऑर्डिनेशन। वही करना होता है हमें, और वही कर करके हम सीखते हैं। तो चलो पानी से रिएक्ट करवाते हैं मेटल्स को। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है 2 स्टेप में, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करेगा, जब हम किसी मेटल को पानी में डालेंगे तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। अगर वो और ज्यादा रिएक्ट करे तो वही मेटल ऑक्साइड फिर पानी से रिएक्ट करेगी और मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगी। यस और नो? इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सोच लो कि 2 स्टेप होते हैं। जो बहुत ज्यादा पानी लवर होता है, मतलब पानी से प्यार होता है, पानी से रिएक्ट करता है, वो डायरेक्ट इन दोनों को मिक्स करके डायरेक्ट यहां पहुंच जाता है। ये बीच वाला तो इतनी जल्दी बनाता है कि पता नहीं चलता बिल्कुल भी। तो क्या होगा, जब हम मेटल को वाटर में डालेंगे तो मेटल ऑक्साइड बना सकता है अगर वो कम रिएक्टिव है। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो डायरेक्ट क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और तुम्हें पता है कि जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहेगी। तो ऊपर वाले बहुत ज्यादा पानी से प्यार करते हैं, हवा से प्यार करते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है। ना उनको पानी पसंद, ना उनको हवा पसंद, किसी से रिएक्ट नहीं करते। और जो किसी से रिएक्ट नहीं करते वही महंगे हैं। देख लो ये हाल है। जो रिएक्ट करते हैं बेचारे, उनको कोई पूछता नहीं है। मतलब चलो आगे देखो। तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने 3 मेटल लिए। एक लिया है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये तीनों के तीनों मेटल ऐसे हैं जो ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिएक्शन में एनर्जी नहीं देनी पड़ती। तो ये ऐसे भाई जिनके अंदर रिएक्शन में एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। क्यों? ये रिएक्टिव ही इतने हैं, ये अपने आप से एनर्जी निकाल लेंगे। तो क्या होता है, जब हम इन तीनों मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, तो तीनों के तीनों हाई रिएक्टिव है, तो डायरेक्ट यहां से लेके डायरेक्ट यहां पहुंचेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया, H2 गैस प्रोड्यूस की। इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये दोनों के दोनों कि भाई जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी इमीडिएटली कैच फायर। सिंपल। रिएक्ट वॉयलेंटली, बहुत ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन होता है। कभी सोडियम को पानी के अंदर डाल के देखेंगे ना तो फटेगा, ब्लास्ट होगा। तो ब्लास्ट सोडियम का नहीं होता है, वो ब्लास्ट हाइड्रोजन गैस का होता है। समझने वाली बात है। तो हाँ, कैल्शियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लेस वॉयलेंट होता है, फटता नहीं है। होगा क्या, कैल्शियम को जब रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस स्टिक कर जाएगी और इस कैल्शियम को ऊपर लेके आ जाएगी। तो हम कहते हैं भाई कि कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन H2 गैस स्टिक टू द मेटल सरफेस। क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्शियम कैसे रिएक्ट करता है, तो ये बता दोगे। मैग्नीशियम के साथ भी ऐसे ही होता है, बट फर्क ये है मैग्नीशियम में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इसमें गर्म पानी डालना पड़ेगा। ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। ठंडे पानी से रिएक्ट करवाओगे तो भाई अपना रहने दो, हम नहीं करेंगे। तो ये मैग्नीशियम ऐसे कहता है, मतलब मैं नहीं मानूंगा ऐसा कुछ। तो भाई आगे जाते हैं स्टीम के ऊपर। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं, याद करने का तरीका यही है, ठीक है। सारे रिएक्शन याद करने पॉसिबल नहीं है। जनरल रिएक्शन याद रखो, कौन रिएक्ट करेगा कौन रिएक्ट नहीं करेगा, सिंपल इतना ध्यान रखो, मजा आ जाएगा। मेटल विद वाटर में 2 रिएक्शन ये याद रखो, जनरल रिएक्शन साथ में याद रखो। ये जो पहले वाले कोल्ड से करते, दूसरा हॉट से, फिर स्टीम से करेगा, और नीचे वाले तो करते ही नहीं है, जिनके बारे में मैंने कुछ लिखा ही नहीं। देखो सपाट एकदम साफ सुथरा काम है। इसको मैं पहले से मैंने लिख रखे रिएक्शन की भाई वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। बच्चे कहते हैं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैंने पहले से ही लिख के समझा रखता हूँ। स्मार्ट बोर्ड है नहीं मेरे पास, तो हम यही सफेद बोर्ड से काम चलाते हैं। तो
हम यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, इस केस में भी सेम ध्यान रखना कि जो मैग्नीशियम है वो भी मैग्नीशियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज H2 गैस स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल यानी मैग्नीशियम और इसको फ्लोट करवाती है क्योंकि हाइड्रोजन हल्की होती है, पानी में ऊपर आ जाती है। इन तीनों की बात करें, ये भाई ये नल्ले हैं, ये नहीं रिएक्ट करते जाते, तो ये क्या करते हैं बेसिकली यहां तक पहुंच जाते हैं, बहुत है। ये कहते हैं भाई यहां तक पहुंच गया हमें बहुत है, हमसे नहीं होगा इतना कि हम मेटल हाइड्रोक्साइड बनाए, नहीं भाई, सिंपल। तो क्या करते हैं, पानी से रिएक्ट करके Al2O3 बनाएगा, वो ZnO बनाएगा, और तीसरा वाला इसको आप फॉर्मूला ध्यान रखोगे बेटा, Fe2O3 नहीं होगा, Fe3O4 में होगा। यहाँ पर जो इसकी वैलेंसी यूज होगी वो 3 पॉजिटिव यूज होगी, तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पे Fe3O4 बनाएगा, भूलना नहीं है। ये नीचे वाले दिखाई दे रहे हैं, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो इनके बारे में तो भूल जाओ, पानी से रिएक्ट ही नहीं करते। कैसे याद रखोगे बेटा कि आयरन तक रिएक्ट करेगा क्योंकि आयरन में जंग लग जाती है, उसके बाद कोई रिएक्ट नहीं करता। कॉपर, कॉपर तो बेटा एसी में जो पाइप्स होती है कंडेंसर वाली, उन पाइप में होता है, और पाइप से वाटर फ्लो करता है, तो अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो भाई कॉपर की पाइप वहां पे यूज ही ना होती। तो बहुत सारी चीजें हैं, रिलेट करो, दुनिया में देखो साइंस कहाँ कहाँ है, कहीं भी देखोगे अरे वाह ये ऐसा है, कोई भी चीज आ रही है अरे वाह ये ऐसी है, मतलब चीजों को देख के समझो कि इनका मतलब क्या है, ये हमने स्टडी करी है, रियल लाइफ के साथ उसको रिलेट करके देखो, तो तभी साइंस में मजा भी आएगा, अदरवाइज साइंस तो बहुत बोरिंग हो जाएगी। बट स्टिल ये था हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो जैसा मैंने बताया था कि मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ ही हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक, कंसंट्रेटेड के साथ नहीं करवाते, रिएक्शन कुछ और बन जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी है, केमिस्ट्री के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे या कंसंट्रेशन भी बढ़ाओगे, कम करोगे, तो भाई प्रोडक्ट अलग आते हैं। तो ध्यान रखना कि जो मेटल्स को रिएक्ट करवाया जाता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन है जो तुमने याद करना है, तो वो है मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, और ये रिएक्शन तुम पहले भी पढ़ चुके हो सेकंड चैप्टर में। नहीं देखी वीडियो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके देख सकते हो, और कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसी लगी, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो भाई मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं, मेटल, एसिड और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन रहा है यहाँ पे। अगेन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज आती है, मार्कर देखो, यहाँ पे एक चीज आती है मैं तुम्हें बताऊं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि भाई Al और SO4 को ले भाई AlSO4, नहीं, तो तुम दिलेर कहलाओगे, दिलेर स्ट्रॉन्ग, बट ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि भाई यहां से एल्यूमिनियम और सल्फेट, जब सल्फेट यहां से ब्रेक करेगा तो ये अपने आयन के साथ रिएक्ट करेगा, Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। पहले रिएक्ट किया था H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ, ये रिएक्ट करा था Al, तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं किया था। तो बेसिकली क्या किया, यहां से SO4 ने तोड़ा भाई, इसके बाद Al से यहां रिएक्ट करवाया, ऐसे कुछ काम करता है, ध्यान रखना। और फिर बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहां से कम आएगा, क्वेश्चन जो आता है ना वो आता है एक्सेप्शन से, मतलब जहां से बच्चे को एकदम निचोड़ दिया जाए ना, क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ध्यान दो, यहां पे बोला जाएगा कि ऐसा कौन सा एसिड है जिसके साथ मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। ये याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना कि जब नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। लेकिन यहां पे भी 2 बाहुबली है, यहां पे 2 बाहुबली है, एक है मैग्नीशियम और एक है मैग्नीज। ये दोनों के दोनों मेटल ऐसे हैं कि भाई ये तो नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन देते हैं, बट थोड़ा सा हल्का, मतलब डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है, लिटल लिटल सा। तो ये कहते हैं, ये तो मैग्नीशियम है, Mn बेसिकली मैग्नीज होता है, मैग्नीज MANGNESE। तो और जो Mg होता है, इससे तो तुम वाकिफ हो, इसका नाम मैग्नीशियम होता है। तो यहां पर ऐसे कुछ काम करेगा ये वाला किस्सा। तो भाई अब बढ़ेंगे हम आगे, चलो शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कोई भी एक मेटल किसी और मेटल सॉल्यूशन के साथ कैसे काम करता है। देखो, अगर मैं यहां पर मेटल ए लूं, कुछ भी मेटल है, ठीक है, ए से सिर्फ मैंने डिनोट किया है, और यहां पर हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी है, तो हमारे पास जो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बनेगा प्लस मेटल बी बाहर निकल जाएगा। देखो अब ना ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, जब मैं इसको रिएक्शन में बताऊंगा तो ये बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। कैसे, ध्यान देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहां पर है से Na, और यहां पर है हमारे पास CuSO4 ना, ये एक कॉपर का सॉल्यूशन है और एक मेटल
मैंने अलग से ले लिया। अब ये इसको बाहर निकाल देगा और यहां पे बनेगा हमारे पास Na2SO4 और साथ में कॉपर निकल गया बाहर। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को कुछ ऐसे लिखूं, कॉपर प्लस Na2SO4, तो भाई अब ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आती है, जो जिम्मेदार होती है वो होता है रिएक्टिविटी सीरीज। तो केदारनाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है, क्यूट हंगरी एंग्री आंटी, और लास्ट में पीटेगी लगा देना भाई। तो क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो भाई ये वाला इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है, ये वाला इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है, ये वाला इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ऊपर वालों को नहीं कर सकता। तो क्योंकि सोडियम कॉपर से बहुत ऊपर आता है, तो सोडियम इसको डिस्प्लेस कर सकता है इस रिएक्शन में से, लेकिन ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये सेम चीजें हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, जहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट 2-3 नंबर का तुम्हें पूछने को मिलेगा, पूछेंगे तुमसे। तो ध्यान देंगे क्या होगा वहां होगा Fe प्लस CuSO4। मतलब ये है भाई कि कॉपर सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, इसके अंदर हमने आयरन, मतलब आयरन नेल डाल दी, मतलब कील डाल दी, और कील डालने के बाद हमारे पास यहां पे क्या बनेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो बनाएगा FeSO4 और साथ में कॉपर को कर दिया भाई डिस्प्लेस। तो इसमें दो कंडीशन आती है कि आयरन नेल पहले कैसी कलर की थी, ये थी सिल्वरी ग्रे या फिर सिंपल ग्रे, और ये था सॉल्यूशन ब्लू। जब ये रिएक्शन हुआ तो जो आयरन नेल थी हमारे पास वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाएगी, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो FeSO4 बनेगा। तो जो कलर बनेगा सॉल्यूशन का वो बनेगा भाई कुछ, या तो देखो बहुत जगह तुम्हें पेल ग्रीन देखने को मिलेगा, बहुत जगह कलरलेस देखने को मिलेगा, और बहुत जगह हमें लाइट ब्लू भी देखने को मिलेगा, मतलब ये ब्लू लाइट हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर, हमने आयरन कितनी देर के लिए डाल के रखा है, कितनी देर के लिए डाल के नहीं रखा। तो तुम इसमें चाहे पेल ग्रीन लिख दो या फिर लाइट ब्लू लिख दो, या फिर तुम लिख दो यहाँ पे कलरलेस, तो तीनों के तीनों ठीक होते हैं, गलत कोई भी नहीं होता है। टीचर गलत नहीं करता, टीचर को ये पता होता है। अब ये वाला जो रिएक्शन है ये डायरेक्ट कभी नहीं पूछते, ध्यान रखना। वो ऐसे पूछेंगे कि भाई ऐसा ऐसा फलाना आयरन ने नेल को उसमें डाल दिया, तो बताओ सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया। या फिर राहुल ने आयरन नेल एक कॉपर सॉल्यूशन में डाली, अब बताओ वो मेटल कौन सा था, या फिर कौन सा रिएक्शन हुआ यहाँ पे। तो भाई इन सब के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इन सब के साथ साथ एक चीज और पूछी जाती है, और वो है हमारे पास एक्वा रीजिया। नाउ व्हाट इज दिस एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया को हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं। अब देखो, सिंपल वाटर सुना है, बिस्लेरी वाटर सुना है, ब्लैक वाटर भी सुना है, अभी रॉयल वाटर क्या होता है? अगेन बेटा, पीने की चीज नहीं होती है, तो ये किसकी चीज होती है वही जान लेते हैं। तो एक्वा रीजिया बेसिकली HCl और HNO3 का जो दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड होते हैं, ध्यान रखना, दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड होते हैं, और ये 3:1 रेशियो में बनते हैं। तो बता दोगे भाई एक्वा रीजिया क्या होता है? इट इज द रॉयल वाटर। ये बनता कैसे है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसिड विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ 3:1। ये 75% डलेगा, ये 25% बनेगा डलेगा, तो जो बनेगा उसे बोलेंगे हम एक्वा रीजिया। अब बनाते क्यों भाई इन दोनों को मिला के, क्या मतलब बनता है मिलाने का? क्योंकि ये वाला जो वाटर होता है या ये वाला जो सॉल्यूशन होता है, ये डिसॉल्व कर देता है गोल्ड को, सिल्वर को और प्लैटिनम को। मतलब वो तीन जिसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये वाला उसको भी डिसॉल्व कर देता है। और सुनार के पास यही वाला सॉल्यूशन होता है जिससे वो हमारी ज्वेलरी, हमारी चेन, हमारी रिंग, इन सब को मतलब वॉश करता है या फिर उसको बिल्कुल नए जैसा बनाता है। तो जब हम किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, अगर किसी गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं तो हमने क्या किया, उसको अपनी ज्वेलरी दे दी। अब वो ज्वेलरी क्लीन करता है, कैसे क्लीन करेगा? एक्वा रीजिया में। तो वो पूछेंगे कि सॉल्यूशन का नाम बताओ, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन बताओ, और
एक और चीज तुम्हें बता दूं कि इससे क्या होगा, जो गोल्ड की सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। अब क्योंकि गोल्ड स्मिथ कभी भी इन ज्वेलरी को वॉश करने के, धुलने के पैसे नहीं लेता है, क्यों? क्योंकि उसके पास धीरे 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 थोड़ी थोड़ी कंसंट्रेशन में गोल्ड मिलता रहता है और वो बाद में उसे कंसंट्रेट कर लेता है। और तो भाई सुनार बहुत चालू होते हैं, वो तो अपनी माँ के सगे भी नहीं होते, कहावत सही है। तो जब इस गोल्ड की ज्वेलरी को, गोल्ड के ऑर्नामेंट को जब हम इस एक्वारिजिया में डालेंगे तो इस सबसे ऊपर वाली लेयर को डिसॉल्व कर देगा, जिसकी वजह से जो नीचे की लेयर आएगी वो बहुत शाइनी होगी, लस्ट्रस होगी और देख के मजा आ जाएगा और हमें लगेगा वाह हमारा सुनार तो बहुत अच्छा है, फ्री में धुल के देता है। ये नहीं पता भाई उसने यहाँ पे तुम्हारा काट लिया है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं। मतलब फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखेंगे हम, सॉल्ट कैसे बनता है वो देखेंगे। तो होता क्या है बेसिकली, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले समझना जरूरी है कि मेटल नॉन मेटल होते क्या, कौन है और ये कैसे काम करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं बेसिकली दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मींस कैटायन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होते हैं और इनको हम कैटायन बोलते हैं। आयन तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव होता है वो यहाँ पे कैटायन होता है। और ऐसे ही नॉन मेटल क्या करेगा, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड टू बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब अनायन। ध्यान रखना, बोलना नहीं है। तो रिएक्शन कैसे करेगा, जैसे मान लेते हैं सबसे पहला रिएक्शन मैं बताता हूं कि मेरे पास है Na एंड Cl का, मतलब सोडियम और क्लोरीन का। तो सोडियम में सबसे पहले देखोगे एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका होता है एटॉमिक नंबर भाई, इसका होता है एटॉमिक नंबर 11, तो 281। इसका होता है 17, तो 287। अब बस कुछ नहीं करना है, यहां पे Na लिखो और जो लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वैलेंस होते हैं जो सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां पर लिख दोगे और यहां लगा दोगे 1। ऐसी Cl लिख लिया यहां पे और Cl में कितने लगा दोगे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब कोई भी एटम चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में, तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 बनाने के लिए या तो 7 गेन करेगा या फिर 1 लूज कर देगा। 7 गेन करेगा तो इसमें 8 पूरे हो जाएंगे और 1 लूज कर देगा तो 8 ये वाले पूरे हो जाएंगे, मतलब आउटर मोस्ट इसका फिर ये बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, या तो 1 गेन करेगा या तो 7 लूज करेगा। अब 7 लूज करने का कोई मतलब नहीं बनता, ये तो हम भी ना करें अगर हमारे पास चीजें हो ऐसी। तो होगा क्या, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और Cl उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब क्योंकि यहां पर देन लेन चल रहा है तो यहां पे आयनिक बॉन्ड बनने वाला है, आयनिक कंपाउंड बनने वाला है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और पॉजिटिव बन गया और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो नेगेटिव बन गया। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, भूलोगे तो भाई काम खराब हो जाएगा। अब अगर इक्वेशन लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हो, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने का मतलब है -1, तो क्या बन गया Na पॉजिटिव, और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो भाई बन गया Cl नेगेटिव। इन इक्वेशंस को वैसे तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं, जो कि आगे क्लासेस में पढ़ोगे, बट ऐसे काम करता है बेसिकली, आयन फॉर्मेशन ऐसे होती है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल तुम्हें बताऊं तो मैं बताने वाला हूं यहां पे मैग्नीशियम एंड क्लोरीन का। क्यों, क्योंकि Mg के पास 12 होते हैं तो 282, और इसके पास तो बेटा तुम्हें पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 287 होते हैं। अब ये क्या करेगा, 2 लूज करना चाहता है, ये क्या करेगा 1 गेन करना चाहता है। अब इनमें होगी भाई मुठभेड़ और ये लड़ेंगे एक दूसरे से। क्यों, ये 2 चाहता है देने, ये 1 चाहता है लेना, तो दोनों के दोनों कैसे सेटिस्फाई होंगे भाई। सेटिस्फाई होने के लिए दोनों में लेन देन बराबर होना चाहिए। तो मैग्नीशियम कहता है भाई एक काम कर क्लोरीन, मेरे भाई 1 क्लोरीन को और लेके आ जा। अब 1 क्लोरीन और आ जाएगा तो मैं तेरे साथ साझा कर लूंगा, तेरे साथ दोस्ती कर लूंगा। तो बस यही काम होता है। मैग्नीशियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 1 और लेके आ जाता है और आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब 1 क्लोरीन भाई इसका भाई भी आ गया, तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसे और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसे। तो अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखते क्या हुआ। अब जो होने वाला है, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Mg2 पॉजिटिव बनेगा,
Cl नेगेटिव बना, लेकिन दो भाई हैं तो भाई Cl2 बनेगा। ध्यान रखना Cl2 नेगेटिव नहीं करेंगे क्योंकि एक ही क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन नहीं लिए हैं, दो क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो दो Cl नेगेटिव बनेंगे यहां पे, तो फॉर्मूला बनता है MgCl2। अगर मुझे इक्वेशन बनानी हो तो इक्वेशन तो सिंपल है बेटा, Mg ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और Mg2 पॉजिटिव बन गया। और ऐसी क्लोरीन ने, ध्यान रखना कैसे बताया मैंने, क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बन गया Cl2। अब ध्यान रखना यहां पे दो क्लोरीन आए थे, दो क्लोरीन लिए और यहां पे सॉरी दो क्लोरीन आए थे, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और यहां पर Cl नेगेटिव बन गया कितने, दो। तो बस ऐसे काम करता है, तो Mg यहां से Cl2 यहां से और फॉर्मूला बन गया। तो इतना सा काम करना है बस तुमने, और इसके बाद हमारे पास रिएक्शन रेडी है। और ध्यान रखना यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो भी अच्छा खासा 2 नंबर का देखने को मिलेगा तुम्हें। वो बोलेंगे कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, राइट द फॉर्मेशन ऑफ MgO, राइट द फॉर्मेशन ऑफ MgCl। तो ऐसा कुछ बताएंगे और तुम्हें क्या करना है, लेन देन बताना है। लेन देन बताने के बाद कुछ ऐसा बना दे। ध्यान रखना सारे के सारे 11 इलेक्ट्रॉन मत लिख देना इसके आसपास। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो इसके आसपास 11 लिख देते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या। तो भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं इसके आजू बाजू, ध्यान रखना। अब इन कंपाउंड को जो ये लेन से होते हैं, इन तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन आता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो तुमने क्या करना है, सिंपल, सबसे पहला ध्यान रखना बेटा, जितने भी आयंस वाले कंपाउंड होते हैं ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनमें, वो बहुत खतरनाक होता है। तो बस ड्यू टू इंटर आयनिक अट्रैक्शन इनका एमपी और बीपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस होता है। नेक्स्ट देखेंगे सॉल्युबल इन वाटर। अगर कभी नोट किया हो तो नमक पानी के अंदर तो मिल जाता है, लेकिन अल्कोहल, तेल, इन सब के अंदर नहीं मिलता। कभी डाल के देखना कि सरसों का तेल लेना, उसमें नमक डालना और इसके बाद फिर उसको घुमा देना, ये देखना कि वो सॉल्युबल होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो ऑयल वगैरह होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक ऑर्गेनिक से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ऑर्गेनिक कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि जो आयनिक होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो दोनों कंपाउंड में बहुत फर्क होता है। तो भाई क्या होता है, ये जो आयनिक कंपाउंड है पानी के अंदर तो मिल जाते हैं, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, इन सब के अंदर। आगे देखते हैं बेटा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। ड्राई स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि नमक, क्या नमक एक गुड कंडक्टर है? नहीं, बिल्कुल भी गुड कंडक्टर नहीं है। लेकिन पानी में डाल दोगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बस इतना सा काम करना, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन फॉर्म। क्यों, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस बन जाएंगे, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो ये थी प्रॉपर्टीज। अब बढ़ेंगे हम आगे और पढ़ेंगे भाई अकरेंस ऑफ मेटल्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और जो जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम पता लगाएंगे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। डेप्थ में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे। अब बात करने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल की। भाई ये मेटल अक्कर कहां होते हैं, मिलते कहां पे है? ध्यान रखना दो तरह के मेटल होते हैं, एक मतलब दो तरह के मेथड होते हैं। एक होते हैं फ्री स्टेट, एक होता है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में वही मेटल मिलेंगे जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये तीनों के तीनों मेटल ऐसे जो किसी से रिएक्ट नहीं करते और दे फाउंड इन फ्री स्टेट। ऐसे लिया, सिंपल, उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। और बाकी सारे सारे मेटल्स कैसे मिलेंगे? ओर की फॉर्म में, मतलब कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान रखना, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। फ्री जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, कंबाइंड जो सबसे रिएक्ट करते हैं या किसी किसी से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होती हैं जो एक एक नंबर की कहीं भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि हर एक पॉइंट को कवर करवाऊंगा, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि कॉपी पेन हाथ में लेके बैठे हैं हम और भाई साथ साथ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो बस यही करना है तुम्हें साथ में। मिनरल्स क्या होते हैं? तो द कंपाउंड फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में जो भी चीजें मिलती हैं हमें सारी सारी मिनरल्स कहलाती हैं। नाउ व्हाट इज दिस ओर?
नाउ एक मिनरल जिसमें एक पर्टिकुलर मेटल सबसे ज्यादा होता है उसको हम उसका ओर बोल देते हैं। मान लेते हैं हमें एक पत्थर मिला उसमें आयरन बहुत ज्यादा है, तो हम क्या बोल देंगे, वो एक आयरन का ओर है। तो भाई दैट मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे मैंने, कार्बोनेट ओर, सल्फर ओर और सल्फाइड ओर, और एक है ऑक्साइड ओर। ये क्या है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं तो सारे के सारे और मिनरल होते हैं, क्योंकि मिनरल्स ही तो और बनते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स और नहीं होते। क्यों? कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, थोड़ा सा आयरन, थोड़ा सा कॉपर, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा फलाना, थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा करके वो क्या करते हैं, एक मतलब फालतू का बना देते हैं, एक फालतू का मिनरल होता है। अब उसमें से मेटल निकालो, कौन सा निकालो, आयरन निकालो, कॉपर निकालो, तो भाई वो मिनरल हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हमारे लिए जो काम का है वो होता है ओर। मतलब एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर मेटल के मिनरल की खान होती है, तो उस माइन को या फिर उस खान को हम एक पर्टिकुलर मेटल की जो खान है उसमें जो मिल रहा है उसे हम ओर बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गैंग, व्हाट इज दिस गैंग? गैंग इज इम्प्योरिटी। और के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है उसे हम गैंग बोल देते हैं, क्योंकि जो हमें मेटल मिलता है वो साफ सुथरा नहीं मिलता कि भाई ऐसे लोहे का डंडा मिल गया और लोहे का डंडा निकाला, अरे ये तो मेटल है, मतलब आयरन है। ऐसा नहीं होता है। होता कैसे है फिर? ऐसा होता है बेटा, वो टुकड़ों में मिलता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, अलग अलग बनाया जाता है, फिर उसकी रॉड बनाओ, पाइप बनाओ, मूर्तियां बनाओ, कुछ भी बनाओ उसके बाद। तो एज इट इज मूर्ति नहीं मिलती है हमें, नीचे हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, तो गैंग क्या होती है? बेसिकली इम्प्योरिटी। सॉइल होगी, सैंड होगी, या फिर कुछ मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होगी, तो उसमें हम अलग अलग प्रोसेस करेंगे और उनको इनरिच कर लेंगे, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो गैंग कैन बी removed from the ores by different process depend on the type of gang, that is type of impurity present that ore. Next बात करेंगे metallurgy. Metallurgy क्या है? Metallurgy is the process by which metal can be extracted from its ore, economically extracted from this ore. तो अगर हम मेटल को किसी और में से निकालते हैं तो भाई वो बनता है मेटलर्जी प्रोसेस। करते क्या है? सबसे पहले इनरिचमेंट ऑफ ओर, गैंग निकाल दिया, इनरिचमेंट होगी, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम द इनरिच ओर, उस ओर में से मेटल को निकालना। अब जो मिलेगा वो इम्प्योर होगा, प्योर नहीं होगा, उसके लिए क्या करेंगे? रिफाइनिंग कर देंगे। रिफाइनिंग करो उसको और सारा का सारा प्योर मेटल में कन्वर्ट कर दो। कितना बढ़िया लग रहा है सुनने में, ऐसे सुनने में होता भी है। पूरी इंडस्ट्री होती है बेटा, एक एक प्रोसेस होता है। पहले ओर को ले आया जाता है, फिर उसमें से इंप्योरिटी निकाली जाती है, फिर उसको अलग तरह से लेके जाएगा, पूरा प्रोसेस जो होता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है इसकी, एक मतलब बहुत बड़ी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे अकरेंस ऑफ मेटल कैसे, कौन से मेटल किस प्रोसेस से निकाले जाएंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ ही एक मेन टॉपिक करेंगे जिसको बोलेंगे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तुमने बहुत बार देखा होगा, व्हाट इज दिस रोस्टिंग, कैल्सिनेशन कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में। और फिर पढ़ेंगे हम कोरोजन, और इसके बाद तुम भी सो, मैं भी सो, क्योंकि यहाँ के 2 बज चुके हैं रात के। तो तुम्हारे सामने एक तरह का माइंड मैप जिससे हम दिमाग में घुसाड़ सकते हैं कि भाई कैसे इसको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज, तुम्हें पता है बेटा कि केदारनाथ का माली के हिसाब से यहाँ पे जो आने चाहिए वो केदार आना चाहिए, नाथ आना चाहिए, का आना चाहिए, माली आना चाहिए और आलू आना चाहिए। ये सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो हाई रिएक्टिविटी होते हैं और इनको इलेक्ट्रोलिसिस करवा के हम अलग कर सकते हैं। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिव वाले होते हैं ना, जैसे मान लो जिंक हो गया, या फिर और इसी के साथ आयरन हो गया, ये जो होते हैं ये हमें कार्बोनेट या फिर सल्फाइड में मिलते हैं। कार्बोनेट या सल्फाइड में हो गया, काम करो तुम बुक में सिर्फ जिंक दिया तो जिंक ही लिखो, क्योंकि तुम्हें वही आना है। ठीक है, बाकी सारा हम डेप्थ में इसको वैसे भी 11th में पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोनेट या 12th में पढ़ने वाले, सॉरी। जो कार्बोनेट ओर है, मैंने बताया CO3, सल्फाइड और S वाले होंगे। तो जैसे मान लो इसका कार्बोनेट ओर लेंगे तो क्या होगा? ZnCO3। इसका लेंगे तो ZnS। तो क्या करेंगे? इन दोनों को सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इसके लिए कैल्सिनेशन करेंगे, इसके लिए रोस्टिंग करेंगे। सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट और याद रखोगे, और सी से ही कम ऑक्सीजन भी याद रखोगे, जो मैं आगे बताने वाला हूं। अभी बताता हूं, रुक जाओ। सल्फाइड और को रोस्टिंग करवाएंगे और हम मेटल में ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। ऑक्साइड के बाद डायरेक्ट ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे, मतलब रिडक्शन करवा देंगे, और उसके साथ ही हमें मेटल मिल जाएगा। लास्ट में प्यूरिफिकेशन करवानी है वो तो आराम से करवा ही सकते हैं उसमें। तो फिर आगे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहां पे सिल्वर हो सकता है भाई, कॉपर हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है। तुम्हारी बुक में ये इनमें से सिर्फ कॉपर और
मर्क्यूरी दे रखा है और वही तुम्हें आएंगे। तो भाई उनको कैसे किया जाएगा, सल्फाइड और में मिलेंगे। सल्फाइड और मैंने बताया रोस्टिंग करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद मेटल में कन्वर्ट करोगे और फिर रिफाइनिंग कर दोगे। मेटल ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक माइंड मैप की तरह काम करता है जो मैंने बताया है। और इसके साथ ही हम देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे सबका और करेंगे मजे। बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, एंड तक देखना। थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी सा और शांति बनाए रखो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो और साथ साथ काम करते रहो, बहुत मजा आने वाला है। अब जो देखेंगे वो देखते हैं एग्जाम्पल्स कि कैसे काम करता है। तो पहले दो की एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं, मरकरी और कॉपर की। तो मरकरी और कॉपर दोनों के दोनों लो रिएक्टिव वाले में आते हैं, मतलब मेटल्स बिलोंग्स टू द लो रिएक्टिविटी लो इन रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली। तो यहां पर हमें दो मिलते हैं, एक मिलता है HGS और एक मिलता है Cu2S। ध्यान रखना बेटा, HGS का नाम एक नंबर में कहीं पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं सिनाबार। दिस इज द मर्करी ऑफ, दिस इज द ओर ऑफ मर्करी। बेसिकली मर्करी का जो ओर होता है उसको हम सिनाबार बोलते हैं, सल्फाइड में, कार्बोनेट में नहीं, ध्यान रखना सल्फाइड में, क्योंकि हम मिलता ही सल्फाइड में है। तो क्या करेंगे, सल्फाइड को हीट करेंगे, हमें ऑक्साइड मिल गया। ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हमें मेटल मिल गया। तो अगेन यहाँ पे भी करेंगे, सल्फाइड को हीट करेंगे तो कॉपर मिल गया, सॉरी कॉपर ऑक्साइड मिल गया, और उसके बाद फिर SO2 बाहर निकल गई। अब ध्यान रखना, कभी भी इसको हीट करोगे ना दोबारा, तो इसको सल्फाइड डाल के दोबारा हीट किया जाता है, तब कॉपर मिलता है। रीजन, क्योंकि भाई कॉपर ऑक्साइड ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, वो गर्म होता जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लेकिन कॉपर एक्सट्रैक्ट नहीं होगा उसमें से। ध्यान रखना, कॉपर एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। ऑक्सीजन को निकालना है तो तुम्हें ये वाला इसके साथ, मतलब इसका जो ओर है वो डालना ही पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर ऑक्साइड को दोबारा हीट किया इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड, और फिर हमें कॉपर मिल गया, और ये थी कॉपर की एक्सट्रैक्शन। तो यहां पर जो चीज करने वाली है वो ये दोनों इक्वेशन और साथ में सिनाबार, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है और वो करेंगे। अब देखते हैं कि जिंक की एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, कार्बोनेट से या सल्फाइड से, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके कैसे इसको रिमूव किया जाता है या फिर डिस्प्लेस किया जाता है, वो देखेंगे। और फिर देखेंगे हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सो अब बात करेंगे कि जो मेटल मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में लाई करते हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसके लिए दो प्रोसेस यूज किए जाते हैं, एक होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। मैंने पहले ही बताया था, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और इसमें कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। बस सिंपल सा एक और फंडा है यहाँ पे कि जब सल्फाइड में एयर दी जाएगी तो एक्सेस दी जाएगी, और कार्बोनेट में कम एयर मतलब लिमिटेड दी जाएगी। तो याद कैसे करना है, देखो कार्बोनेट ओर में कैल्सिनेशन होगी, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, और इसको कम कर दोगे, मतलब सी से कम। अब यार देखो, बुरा मत मानना लेकिन हमें करना पड़ेगा। तो सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट और सी से ही कम ऑक्सीजन यानी कम एयर यूज होती है। तो सिंपल सा एक डिफरेंस आ सकता है, अगर 2 नंबर में डिफरेंस आता है तो लिखना पड़ेगा तुम्हें, यही दोनों के दोनों पॉइंट लिख देना, और इसके साथ में एक ये पॉइंट लिख दिया, एक ये पॉइंट लिख दिया, साथ में एग्जांपल लिख देना, खत्म। ध्यान रखना, दोनों को हीट किया जाता है, और हीट तो सब में होगा, बिना हीट के मेटल निकलेगा ही नहीं। और इसके बाद भाई यहां पे हमें ऑक्साइड में मिल गया, दोनों तरफ से, यहां से भी ऑक्साइड मिल गया, यहां से भी ऑक्साइड मिल गया। एक चीज याद रखना, सल्फाइड में SO2 निकलेगी, क्योंकि S से सल्फाइड और S से ही सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बोनेट से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। केमिस्ट्री का एक रूल होता है बेटा कि अगर सल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड ही, अगर सल्फर है, सल्फाइड है, तो यार डेफिनेटली सल्फर डाइऑक्साइड निकलने वाली है मोस्टली केसेस में। और जहां तुम्हें रिएक्टेंट में कार्बोनेट दिख गया, इसका मतलब प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली निकलने वाली है। जहां पे नाइट्रेट मिल गया वहां पर, जहां पे सॉरी नाइट्राइट मतलब N मिल गया, वहां पे NO2 टाइप निकलेगी। ठीक है, ऐसा कुछ दिमाग में बना के रखने का। तो जब ये ऑक्साइड मिल गया हमें, अब इस ऑक्साइड से जिंक निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, इसके 2 प्रोसेस यूज किए जाते हैं। एक तो ये वाला रिडक्शन ऑफ दैट मेटल ऑक्साइड बाय यूजिंग कोक, मतलब चारकोल, कोयला। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में कार्बन डाल के, कोक डाल के इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद यहाँ पे हमें जिंक और कार्बन मोनो ऑक्साइड मिलेगी, मोनो, ध्यान रखना, कार्बन डाई नहीं मिलेगी, मोनो मिलेगी, ध्यान रखना, इस चीज को नहीं भूलना है। और यहाँ पे जो कार्बन होता है बेसिकली एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये दूसरे वाले को, इसको रिड्यूस करवा रहा है, तो ये क्या एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो लिख लेना। अगेन बता रहा हूं बेटा, एक एक चीज क्लियर करूंगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे कि भाई इसमें से अगर कुछ आ जाए तो तुम उसको ना कर पाओ। हर एक चीज को डेप्थ में मैंने समझाया और वही
समझाने की कोशिश कर रहा हूं द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक से ज्यादा किसी रिएक्टिव मेटल को इससे रिएक्ट करवा दो, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हैं, एक में क्या कर रहा है, मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट करना है, एक में आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। मैग्नीज ऑक्साइड में मैंने एल्यूमिनियम डाला तो क्या किया, एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेसमेंट करी, क्योंकि एल्यूमिनियम की ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। मतलब ये प्यार आपसदारी की बात होती है भाई, जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतना ज्यादा प्यार करेगा ऑक्सीजन वाटर को, तभी तो रिएक्ट करता है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार करता है, तो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। मैग्नीज को इसने बाहर निकाल दिया और खुद उसके साथ कंपाउंड बना के बैठ गया। ऐसे यहां पे इसने किया आयरन के साथ, बहुत ज्यादा बेकार बंदा है ये, ठीक है, इसको ऐसे कैसे याद कर लो, चलो फटाफट एक बार में याद कर लो इसको, ठीक है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे क्या किया मैंने, एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाया और तुम्हें पता है रेस्ट रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तो अब देखो ये लास्ट वाला तुम्हें रिएक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। अब इसमें क्या किया जाता है, इस रिएक्शन को यूज करते हैं टू जॉइन रेलवे ट्रैक। जो रेलवे की पटरियां होती है ना, अगर वो बीच में से कहीं कट जाए, बेंड हो जाए, सीधी करी जाए, कुछ भी रिपेयर होती है उसकी, तो उसको ऐसे नहीं जोड़ा जाता है कि हाँ भाई वेल्ड कर दी, नहीं, उसको इस रिएक्शन से ही जोड़ा जाता है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, मतलब फेरिक ऑक्साइड होता है, अब क्या करते हैं हम इसको इसको उसके अंदर भरते हैं, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के तौर पे बाहर निकल जाता है और वहां पे आयरन एकदम सॉलिड भर जाता है वहां पे, ऐसे काम करता है ये। तो थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं इसका, स्पेशल नेम थर्मिट दे रखा है। और टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, पटरी मतलब, ठीक है, तो याद रखना इतना सा काम था। अब इनके चलते चलते भाई हमारा जो रह गया है वो रह गया है अब कि जो लो इन रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं उनको कैसे निकाला जाएगा, नहीं सॉरी, हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज। लो इन रिएक्टिविटी सीरीज हमने कर लिया है कॉपर और मरकरी के बारे में, ये मिडल में आते हैं। और अब जो हम करने वाले हैं वो हाई रिएक्टिव सीरीज का करेंगे, जैसे सोडियम और पोटेशियम आगे, ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे, फिर चलेंगे रिफाइनिंग की ओर। नाउ मेटल एज द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर होते हैं ना भाई, उनको कैसे निकाला जाता है। देखो अब इनको अगर मैं डायरेक्ट कार्बन से निकालना चाहूं, कोक से, जैसे मैंने जिंक में से निकाला था, वैसे भी तो निकाल सकता हूं बाय रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूस कर दूंगा इसे, लेकिन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इन मेटल के पास मोर एफिनिटी देन कार्बन होती है ऑक्सीजन की, मतलब ये ऑक्सीजन को ज्यादा चाहते हैं देन कार्बन। सो दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करी। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए ध्यान रखना बेटा, एक डब्बा चाहिए होता है हमें, डब्बे के अंदर चाहिए होता है सॉल्यूशन, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए होती है और साथ में करंट पास करना होता है। तो भाई यहां से क्या किया, करंट पास किया, सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन डालने के बाद करंट पास किया, यहां बना पॉजिटिव, यहां बना Cl नेगेटिव। अब क्योंकि ये कैथोड है नेगेटिव वाली, पॉजिटिव वाली एनोड है, ए से ऐड, ए से एनोड, ऐसे याद रखोगे, ए से ऐड और ए से एनोड, ऐसे याद रखोगे, ठीक है, भूलना नहीं है। और कैथोड वाली वैसे याद रहेगी तुम्हें। अब Cl नेगेटिव, क्योंकि ये एक तरह का अनायन है तो ये जाएगा एनोड की तरफ, और ये कैटायन है तो जाएगा कैथोड की तरफ। अब हमें यहां पर कैथोड पे मिलेगा सोडियम और एनोड पे मिलेगी क्लोरीन गैस। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करके तो नेगेटिव बनता है, अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भाई क्लोरीन में बदल जाएगा। तो यहां से हमारे पास Cl2 गैस निकलती हुई दिखाई देगी, Cl2 नॉट 4,2, पता नहीं क्या लिख गया, Cl2, ठीक है, ऐसे काम करेगा। तो इतना सा तो इजी है, मुश्किल क्या है इसमें। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और फिर देखेंगे कोरोजन, और इसके बाद करेंगे वीडियो का खात्मा खात्मा खात्मा। अब देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मैंने बताया था तुम्हें कि जो लो इन रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं, जो सबसे नीचे होते हैं, कॉपर हो गया या फिर मर्करी हो गया, ऐसे मेटल्स को हम सल्फाइड ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर मेटल में जो मेटल मिलता है, बेसिकली जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया हमने वो इम्प्योर होता है, इम्प्योर को प्योर बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक इम्प्योर मेटल की रॉड ले ली है, जो हमें सल्फाइड ओर से मिला था, मतलब ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के बाद मिला था। तो ये क्या है, बेसिकली एक रॉड है ऑफ कॉपर, कॉपर की एक रॉड है, और यहां पर एकदम प्योर कॉपर रॉड ले लेता हूं, प्योर कॉपर स्ट्रिप, रॉड नहीं ली मैंने, स्ट्रिप ली, क्योंकि मेरा बजट कम था। और यहाँ पे रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर है, मतलब मैं यहाँ पे इम्प्योर लिख देता हूं, क्योंकि मैं इम्प्योर से प्योर करने वाला हूं, ठीक है। अब ध्यान रखना,
जो तुम इलेक्ट्रोड लोगे वो ही तुम्हें सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। मान लो कॉपर की एक्सट्रैक्शन करनी है तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट ही लेना पड़ेगा। क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एसिडिफाइड यूज करूंगा। सो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट यूज कर लिया क्योंकि अब इसमें कॉपर है। अब क्या करना है, सिर्फ करंट पास करने की देरी है। तो मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया। अब ध्यान रखना बेटा, कभी भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में समझ ना आए कि भाई पॉजिटिव किसको बनाते हैं नेगेटिव किसको बनाते हैं, तो ध्यान रखना कि हमेशा एनोड वाली पॉजिटिव होती है, हमेशा एनोड। और एनोड बनाएंगे हम इम्प्योर को। क्यों? क्योंकि हमें करंट ऐसे भेजना है यहां से लेके यहां तक, और जब ऐसे करंट भेजना है तो ऑब्वियस है पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे जाएगा। क्लियर है? अब क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट मतलब Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन है, बहुत सारे आयन हैं। अब क्योंकि जैसे ही करंट पास होगा तो करंट पास करने के लिए ऐसे आयन्स बनेंगे, और ये वाला आयन या ऐसे बहुत सारे आयन इसके ऊपर चिपक जाएंगे जाके। अब ये इसके ऊपर चिपक जाएंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो अपनी कंसंट्रेशन को मतलब मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, वो नहीं बिगाड़ेगा अपनी प्रोपोर्शन को। तो वो क्या करेगा, कॉपर कम हो गया इसके अंदर, कॉपर कम हो गया तो इसमें से उतर जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर यहां से ऊपर चढ़ेगा, फिर यहां से उतरेगा, फिर यहां से ऊपर चढ़ेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये सारा का सारा कॉपर इसके ऊपर नहीं चिपक जाता। अब इसमें से जो इंप्योरिटीज निकलेगी वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। जो डिसॉल्व नहीं होगी वो यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे एनोड मड। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है याद करने का कि एनोड के नीचे ही हमेशा एनोड मड बनेगा, और एनोड मड उसी के नीचे बनेगा जो इम्प्योर होगी। ध्यान रखना। तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब यहाँ पे अगर तुमने एनोड कैथोड लिखना है तो मैंने बता दिया है कि ये जो पॉजिटिव वाला होता है भाई ये होता है एनोड, और जो नेगेटिव वाला होता है ये होता है कैथोड। सिर्फ इतना सा काम है, ये कर लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया तो, और आगे तो मार्क्स आ जाएंगे, मतलब जिंदगी बदल जाएगी बेसिकली। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब देखेंगे कोरोजन। अच्छा, एक और चीज बता दूं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली मतलब प्रोसेस ही लिखना आता है पूरा पूरा कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है, उसको डिफाइन करो। तो तुम एग्जाम्पल दे के डिफाइन करोगे, अगर 2 या 3 नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है तो कुछ भी कर दो, फिर तो बेटा जो मर्जी लिख दो उसी में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग खत्म करी और अब पढ़ते हैं कोरोजन के बारे में। तो चलो चलते हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए चैप्टर की एंडिंग में पहुंच गए हैं, और अब हम करने वाले हैं कोरोजन के बारे में। देखो, आई होप चैप्टर समझ आ रहा है तुम्हें। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खाली है तुम्हारे लिए, कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो, वो मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर किसी भी तरह कमेंट सेक्शन में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो भाई यहाँ पे कोरोजन क्या होता है बेसिकली, देखो या तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो कि ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड देम सच एज मॉइस्चर, एसिड, एयर एटसेट्रा, तो इसे बोलेंगे कोरोजन। अब कोरोजन 3 तरह से तुम्हारी बुक में समझा रखी है। सबसे पहले है आयरन की। अब आयरन की कोरोजन को हमने एक पेट नेम दे रखा है जिसको बोलते हैं रस्टिंग, मतलब जंग लगना। किसी भी चीज में जंग लग जाती है तो वो रस्टिंग कहलाता है बेसिकली, तो उसी को हम कोरोजन बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो Fe है वो H2O से रिएक्ट करता है, XH2O। ध्यान रखना ये मॉइस्ट होती है, मतलब ऑक्सीजन से, सॉरी ऐसा करते हैं, यहाँ लिख ही देते हैं साथ में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन भी लगा दे रहा हूँ। तो हमारे पास जो बनता है, हमारे पास वो भी खराब हो जाएगा, हमारे पास जो बनता है वो बनेगा Fe2O3 डॉट XH2O। नाउ व्हाट इज दिस कंपाउंड? तो ये जो कंपाउंड है ये होती है रस्ट, जंग जो होती है बेसिकली ये होती है, और इसे ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बोलते हैं। 1 नंबर में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो रस्ट होती है बेसिकली, जो रस्ट होती है वो कैसी होती है, ब्राउन फ्लेकी होती है या फिर ब्राउन ड्राई होती है, ऐसा कुछ आया था, या वेट ब्राउन होती है, मतलब अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे। तो ध्यान रखना, ब्राउन फ्लेकी, कुछ फ्लेक्स बन रखे होते हैं ऊपर, वो छोटे छोटे से जो तुम ऐसे करके चितड़े निकाल देते हो, हाथ लगाओगे तो ब्राउन ब्राउन सा कुछ हाथ में आ जाता है, और इसलिए ऐसी होती है। तो ये जंग का फॉर्मूला आ गया, रस्टिंग आ गया। नेक्स्ट आ गया कॉपर की। अब कॉपर क्या करेगा, कॉपर कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, वो भी ध्यान रखना मॉइस्ट, और ये कॉपर कार्बोनेट बना देगा। ध्यान रखना बेटा, ये ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, ग्रीन कोटिंग। अब तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मान लो कि तुमने रिंग पहनी हुई है कॉपर की,
ठीक है, किस लिए? गुस्सा कंट्रोल करने के लिए पहनी हो या फिर किसी भी चीज के लिए तुमने कॉपर की रिंग पहनी हुई है। अब कॉपर की रिंग अगर पहन रखी है, उसको थोड़े टाइम बाद निकालना, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो नीचे कुछ ग्रीन कलर की लेयर मिलेगी तुम्हें। अब वो ग्रीन कलर की लेयर क्या है? बेसिकली कॉपर कार्बोनेट ही है जो हाथ पे लग चुका है, क्योंकि हम हाथ धोते रहते हैं। और सॉरी, कार्बोनेट यहाँ पे CO2 आएगा, कार मतलब हाथ वगैरह धोते रहते हैं इसलिए। तो यहाँ पे अब बात करेंगे कोरोजन ऑफ सिल्वर की। अब सिल्वर क्या करता है? एटमोस्फेयर में से H2 गैस ले लेता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एयर में मिल जाती है हमें इजिली, ऐसे बोलो जैसे बहुत अच्छी होती है, बट हाँ अच्छी तो होती है। देखो ग्रीन हाउस गैस है, वार्म रखती है हमारे एटमोस्फेयर को। सो Ag2S बना है यहाँ पे। तो भाई ये जो दिखाई देगा तुम्हें, ये होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर कोटिंग। अब ये ब्लैक कलर की जो कोटिंग दिखाई दे रही है तुम्हें, वो सिल्वर सल्फाइड की है। तो ये थे 3 एग्जाम्पल। जो आने वाले एग्जाम्पल होते हैं वो इन्हीं तीनों में से होते हैं और कुछ नहीं होता है। अब हम प्रिवेंशन देखेंगे, फिर एक बार एलॉय देखेंगे और उसके बाद फिर वीडियो का एंड। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो का एंड, वीडियो का एंड, वीडियो का एंड, लेकिन वीडियो का एंड तो होने को ही नहीं आ रहा है। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि वीडियो का एंड कब होने वाला है, क्योंकि 4 बज चुके हैं और सोने का भी टाइम हो गया है, ठीक है, और बहुत सन्नाटा सा हो गया है। ठीक है, तो फटाफट खत्म करते हैं और इसके बाद फिर आराम से, तुम भी आराम से सो और मैं भी आराम से सोता हूं। अब करते हैं वीडियो की एंडिंग, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के बारे में। देखो बहुत जबरदस्त रहा चैप्टर, ठीक है, मजा आया पूरी पूरी वीडियो बनाने में। ठीक है, आई होप तुम्हें भी मजा आया होगा, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो कोशिश करा करो कि भाई एक शेयर, लाइक, कमेंट कर दो प्यारा सा, ताकि मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले, और तुम लोगों का प्यार मिलेगा तो मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस को बनाता रहूंगा। और ये जो रात है वो जगने में ही मजा आता है अगर प्यार मिलता रहे। तो भाई ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो देखो यार, ये प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में सबसे पहली चीज आती है रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे प्रिवेंट किया जाएगा? देखो हमारी साइकिल की चेन से लेके बिल्डिंग के ब्रिज तक सब में जंग लग जाती है, और वो कैसे बचाया जाता है? अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसके अंदर पेंट कर देते हैं। हमारे घर में जो ग्रिल लगी होती है हम उसे पेंट कर देते हैं, जंग नहीं लगती। बहुत बढ़िया। ऑयलिंग कर देते हैं, चेन, जो साइकिल की चेन, बाइक की चेन होती है, उसके अंदर ऑयल डाल देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। गैल्वेनाइजेशन, ना व्हाट इज दिस गैल्वेनाइजेशन? तो बहुत सारे पार्ट्स, मशीनरी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करी जाती है। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं। अब समझो इसके पीछे का रीजन। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, बस यहीं तक। अब फीके को हवा से, एयर से रिएक्ट करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जिंक पहले रिएक्ट कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा देंगे कि अगर इन केस एयर, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो जिंक से करे, आयरन से ना करे। तो इससे क्या होगा, जिंक खराब हो जाएगा लेकिन आयरन खराब नहीं होगा, आयरन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब क्यों ना जिंक ही यूज कर ले हम, लेकिन नहीं, आयरन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम आयरन को यूज करते हैं। जिंक को तो बस एक कवर बना देते हैं हम, कवच। नाउ व्हाट इज इन क्रोम प्लेटिंग? क्रोम प्लेटिंग ध्यान रखना, इसमें निकल और क्रोमियम यूज करे जाते हैं। नाउ व्हाट इज दिस एंड क्यों यूज करे जाते हैं? देखो कोई भी चीज है, ठीक है, चाहे वो साइकिल के हैंडल हो हमारे या फिर गाड़ी के हैंडल हो हमारे, जहां जहां तुम्हें चमकती हुई चीज दिखेगी, चाहे वो गाड़ी के आगे लगा हुआ लोगो हो, चाहे मतलब कोई भी चीज है, हम मार्केट से कोई भी आर्चरी से गिफ्ट लेके आते हैं, वो बहुत एकदम शाइनी करता रहता है, ऐसा लगता है कि यार इतना ज्यादा शाइनी सरफेस, तो उसके ऊपर बेसिकली निकल की कोटिंग होती है। हमारे घर में चम्मच होते हैं खाना खाने वाले, उसके ऊपर भी निकल की कोटिंग करी जाती है ताकि वो शाइनी लगे। तो आयरन के ऊपर भी हम क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो देखने में उसकी लुक बढ़ेगी और दूसरी चीज उसको जंग भी नहीं लगेगी, रस भी नहीं लगेगी, तो कितना बढ़िया काम करेगा। नाउ व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग में क्या होगा, ध्यान रखना, एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना देंगे, जिसकी वजह से ये एल्यूमिनियम फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया था, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, तो जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एक लेयर बना देगा और वो लेयर इसको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। बस वो नेचुरल करती है और हम करवाएंगे क्यों, थोड़ी मोटी लेयर चढ़ा देंगे। एलॉय फॉर्मेशन, नाउ व्हाट इज दिस एलॉय फॉर्मेशन? इसके लिए मैंने नेक्स्ट टॉपिक यहां पे लिख लिया है। एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, इसका ना जो डेफिनेशन है बहुत टिपिकल सी है, मतलब टिपिकल नहीं कह सकते, मतलब टंग ट्विस्टर सी है। देखो, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉरी,
द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। इजी है, ठीक है, एक बार बोल के देखना तब पता लगेगा। तो भाई द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, अगर इनका मिक्सचर बनाते हैं तो इसको बोलते हैं एलॉय फॉर्मेशन। अलग अलग तरह के एलॉय होते हैं, कैसे कैसे एलॉय होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, मैंने सारे यहाँ पे तुम्हारे लिए छांट के रख लिए, बिल्कुल एकदम प्योर ताजा ताजा पनीर पनीर निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल। तो स्टेनलेस स्टील जिसको हम एस भी बोलते हैं, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है भाई और रस्ट फ्री भी होता है। दोनों चीजें यही तो चाहिए होता है, तभी तो स्टील की चीजें ज्यादा यूज करी जाती है। और हल्का भी होता है, बल्ले बल्ले। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन डलता है, निकल डलता है और क्रोमियम डलता है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, रस्ट भी नहीं लगता, चमकता भी रहता है, हल्का भी होता है। तो एलॉय ऑफ मरकरी की बात करें, ध्यान रखना अमेलगम, एक नंबर का क्वेश्चन कहीं भी टक्कर सकता है कि किसी भी मेटल को अगर हम मरकरी के साथ मिलाते हैं तो वो एलॉय जो बनाता है उसका स्पेशल नेम क्या है, तो बताओगे एमेलगम को टाइप, कुछ बलगम बलगम सा साउंड करता है ये। नेक्स्ट ब्रास की बात करते हैं। ब्रास को कॉपर और जिंक से बनाया जाता है, कॉपर और जिंक की कुछ परसेंटेज होती है इसके अंदर, उससे बनाया जाता है। और ब्रॉन्ज जो कि मेडल्स होते हैं वो कॉपर और टिन के बनाए जाते हैं, ताकि ब्राउन भी हो और चमकदार भी हो, तो उसमें हम टिन मिला देते हैं। टिन का सिंबल SN होता है, जो मैं यहाँ लिख चुका हूं। फिर बात करते हैं सोल्डर, जैसे टीवी हो गए, टेप रिकॉर्डर हो गए, या फिर वायरिंग में सोल्डिंग करने के लिए, छोटी छोटी वेल्डिंग करने के लिए, सोल्डिंग करने के लिए जो यूज होता है बेसिकली, वो मेटल की वायर, उसे हम सोल्डर बोलते हैं। उसके अंदर दो चीजें मिक्स होती है, एक होती है लेड और एक होती है टिन। रीजन, क्योंकि लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, गर्म होते ही पिघल जाता है, और ये उसको मतलब इसकी वजह से ये काम आती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा गर्मी देते ही पिघल जाता है, और फिर जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, टेम्परेचर कम होगा, वैसे ही सॉलिडिफाइड हो जाएगा। तो लो एमपी एंड वेल्डिंग वायर्स के लिए यूज होता है। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप मजा आया हो। एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट, और सब्सक्राइब तो तुमने कर ही रखा है, वो जरूर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला चैप्टर तुम्हें कौन सा पहले चाहिए वो भी कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं वो पहले रेडी कर दूंगा। नहीं तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।